गुड इवनिंग एवरीबडी। आज का डिस्कशन का एजेंडा है कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसका दूसरा नाम है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, जो आपने कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह जो नाम सुने होंगे ना, दे ऑल कम अंडर कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या है डेफिनेशन कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का? कि अगर कोई एंटिटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू करती है जिसके अंदर इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लायबिलिटी एंड इक्विटी। कन्वर्टिबल डिबेंचर में क्या है, देखो, मान लो कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिबेंचर है, तो व्हाट हैपेंस इन दैट, आपको से 5 ईयर्स तक, 5 साल का लाइफ है मान लो, तो आपको 5 ईयर तक डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है और फिक्स्ड अमाउंट देना है। कब देना आपको मालूम है, सो दैट मच ऑफ द कंपोनेंट इज द लायबिलिटी कंपोनेंट। और 5 ईयर्स के बाद आपको उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर देना है, तो दैट मच ऑफ द पोर्शन इज द इक्विटी कंपोनेंट। जो प्लेन डिबेंचर होता है उसमें आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल चुकाना है, दी एंड। जो प्लेन इक्विटी शेयर होता है उसमें ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि हमको कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो पेमेंट करना है। लेकिन जब कन्वर्टिबल डिबेंचर का केस आएगा तो थोड़ा सा उसमें लायबिलिटी कंपोनेंट भी है कि पैसा चुकाना है, और थोड़ा सा उसमें इक्विटी कंपोनेंट भी है कि हम लोगों को इक्विटी शेयर इशू करना है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। व्हेन वी डू द अकाउंटिंग फॉर दिस, वी हैव टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स एज फॉलोज। पहले लायबिलिटी कंपोनेंट निकालना पड़ता है, और वो कैसे निकालेंगे कि जितना पैसा हम सामने वाले को पे करने वाले हैं, वट एवर इज द फ्यूचर पेमेंट्स टू बी मेड बाई अस, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे यूजिंग द नॉर्मल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी आएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज द लायबिलिटी कंपोनेंट। ओके, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर मतलब जो टोटल हमने डिबेंचर होल्डर को जब डिबेंचर इशू किया तो जो पैसा लिया माइनस द लायबिलिटी कंपोनेंट, दैट विल बी कॉल्ड द इक्विटी कंपोनेंट। मतलब आप ऐसे एग्जांपल समझो कि हम अगर कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किए हैं और सामने वाले से मान लीजिए हम 1000 रुपीज रिसीव किए हैं, और हम 5 साल उसको इंटरेस्ट देंगे, मान लो 120 रुपया करके 12%, और करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 9% है, तो आपको यह देखना है कि 120 रुपीज का 9% के हिसाब से 5 ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू आता है, मार्केट रेट 9% है और हमारा पेमेंट 120 रुपया का होगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, बिकॉज द डिवेंचर इज कंपल्सरीली कन्वर्टिबल। हम लोगों को प्रिंसिपल का पेमेंट रीपेमेंट में करना ही नहीं है, हम लोग उसके बदले तो इक्विटी देने वाले हैं। तो फर्स्ट विल कैलकुलेट द लायबिलिटी कंपोनेंट बाय फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 120 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स यूजिंग ए डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 9%। तो वो अगर हम कर लेते हैं, जो भी अमाउंट आता है दैट विल बी कॉल्ड द लायबिलिटी कंपोनेंट। से दैट कम्स 396 रुपीज। से कैलकुलेट मैंने किया नहीं, से बोला है, तो 396 इज द लायबिलिटी एंड रेस्ट 604 इज द इक्विटी कंपोनेंट। तो अपन जब जर्नल रिकॉर्ड करेंगे ना, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1000 रुपीज, टू लायबिलिटी कंपोनेंट विल बी 396 और टू इक्विटी कंपोनेंट विल बी 604। सो पहले आपको लायबिलिटी कंपोनेंट निकालना है, फिर इक्विटी कंपोनेंट निकालना है, और कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया। देयर आफ्टर क्या करना है, देयर आफ्टर जो लायबिलिटी कंपोनेंट है, मैं रिपीट करता हूं, जो लायबिलिटी कंपोनेंट है उसको हम लोग अकाउंट फॉर कैसे करेंगे, एज इफ इट्स अ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट लायबिलिटी है। तो फिनेंशियल लायबिलिटी, और फिनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे मेजर होती है, नहीं तो एफवीटीपीएल पे। और ये क्योंकि 5 साल तक हमको रीपे करना है तो इसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लीजिएगा एज वी डिस्कस्ड। और इक्विटी कंपोनेंट को कुछ भी करने की दरकार नहीं है, एन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद वो शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। ओके, लेट अस गो टू दी एग्जाम्पल फॉर एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, आइए मैं एक एग्जाम्पल करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए, एक ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर है। ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब क्या हुआ, डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो रिडेम्पशन के वक्त प्रिंसिपल का पैसा ले ले, और नहीं तो वो इक्विटी शेयर ले ले। तो ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में ना, जब हम लोग, आप सुनिएगा इस बात को ध्यान से, जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो निकालते हैं तो लायबिलिटी कंपोनेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को कंसीडर करते हैं।
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डिबेंचर होल्डर लास्ट में हमसे पैसे मांग ले, और कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिवेंचर में हम लोग को सिर्फ इंटरेस्ट को ही लायबिलिटी कंपोनेंट में लेते हैं। इसका डिस्कशन मैं थोड़ी देर के बाद फिर से करूंगा। अभी एक बार आप इसको देखो कि डी लिमिटेड है, प्रेफरेंस शेयर इशू किया है 10 लाख रुपए का। होल्डर के पास एक ऑप्शन है कि वो लोग इन प्रेफरेंस शेयर को फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते। ऑप्शन है एट एनी टाइम अप टू द पीरियड ऑफ 3 years। इफ द ऑप्शंस आर नॉट एक्सरसाइज्ड, the preference shares will be redeemed at the end of 3 years। कूपन रेट है आरबीआई बेस रेट प्लस 1% और नीचे लिखा आरबीआई बेस रेट इज 9%, यानी कि 10% का कूपन रेट है प्रेफरेंस शेयर्स का। माइंड इट, 10% का कूपन रेट है प्रेफरेंस शेयर्स का। मतलब हम लोग 10 लाख रुपीस के ऊपर 1 लाख रुपया करके पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को। द प्रीवेलिंग मार्केट रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर विदाउट कन्वर्जन फीचर फॉर इश्यूअर्स रिडेम्पशन ऑप्शन इज आरबीआई बेस रेट प्लस 4%। मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% का है। 9 + 4 is 13%। अगला बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट। अनुपम पॉज। तो अब देखो हम लोगों को क्या करना है। फर्स्ट वी विल फाइंड कि भाई हम लोगों की तरफ से पेमेंट कितना रुपया होने वाला है। द आंसर इज 1 लाख रुपीस करके पेमेंट करेंगे हम फॉर 3 years एंड देन 10 लाख रुपीस का रिडेम्पशन का पेमेंट होगा। तो सर ये तो पेमेंट नहीं भी हो सकता है फॉर दोज पीपल जो लोग इक्विटी ऑप्ट कर लेंगे रिडेम्पशन के वक्त। हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, बट व्हाट वी विल डू कि हम लोगों को इसको कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा इन द लायबिलिटी कंपोनेंट, बिकॉज इफ द डिवेंचर होल्डर डिमांड्स या इफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिमांड्स देन वी हैव टू मेक द पेमेंट। तो हमें अपने लायबिलिटी कंपोनेंट में लेना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट को भी। मैं फिर से बोलता हूं, लेकिन अगर कंपल्सरीली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होता तो हम खाली जो डिविडेंड या इंटरेस्ट का पोर्शन होता उसी को कंसीडर करते। एंड यू मस्ट बी नोइंग इन डेज में प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स बोथ आर कंसीडर्ड एज बोरोइंग्स। नाउ लेट मी गो टू दी एग्जाम्पल अगेन। तो 1 लाख रुपीस जो हम 3 साल पेमेंट करेंगे, अगर उसको 13% करके 3 साल का डिस्काउंटिंग करते हैं, द आंसर कम 236,120 रुपीस। 10 लाख रुपीज का जो प्रिंसिपल हम 3rd ईयर में रीपे करेंगे उसका अगर हम डिस्काउंटिंग करते हैं वी गेट 693,100। टोटल कम्स 220 रुपीस। तो ये जो 929,220 है दिस इज द लायबिलिटी कंपोनेंट एंड दिस वी विल कैलकुलेट फर्स्ट बाय फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सर इक्विटी कंपोनेंट कैसे निकलेगा? द आंसर इज 10 लाख रुपीस जो कि टोटल प्रोसीड्स हम लोगों को मिला बीइंग ए कंपनी की बुक्स में हो रहा है, दिस माइनस 9.29 जो ये वाला अमाउंट है माइनस कर देंगे, द इक्विटी कंपोनेंट कम्स 70780। सर आगे क्या होगा? आगे इसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी कंपोनेंट टू इक्विटी कंपोनेंट, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू लायबिलिटी कंपोनेंट 929 220 और 70780 विल बी दी इक्विटी कंपोनेंट। सब्सिक्वेंटली क्या करना है आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सब्सिक्वेंटली द लायबिलिटी कंपोनेंट विल बी मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। सो एक जो अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं 5 कॉलम्स का, ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस वाला, तो वो आप जानते हो अच्छे से, उसके हिसाब से आप लायबिलिटी कंपोनेंट का अकाउंट फॉर कर लो। इक्विटी कंपोनेंट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज पड़ा रहता है बिकॉज दैट्स एन इक्विटी ट्रांजैक्शन। एंड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन जब इक्विटी शेयर इशू हो जाता है तो वो इक्विटी कंपोनेंट को डेबिट कर देते हैं टू कैपिटल टू प्रीमियम। जितना रुपए का भी इक्विटी कंपोनेंट है और जितना भी शेयर इशू होएगा उसके बदले में, तो फेस वैल्यू को कैपिटल में डाल देंगे और बैलेंसिंग फिगर को प्रीमियम में डाल देंगे। सो दिस इज हाउ ए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अकाउंटेड फॉर। इसका डिटेल्ड और मोर सुंदर वाला एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू इन दी नेक्स्ट पेज। अब देखो कि अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है किसी भी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे मान लो इसी वाले एग्जाम्पल में ये जो 10 लाख रुपीस का प्रोसीड्स था ना, ये मैं पीछे वाले पेज में जाता हूं, इस वाले एग्जाम्पल में जहां पे हम लोगों ने देखा था कि लायबिलिटी कंपोनेंट वाज 929,220 और इक्विटी कंपोनेंट वाज 70780।
अब मान लो इस डिबेंचर को या इस प्रेफरेंस शेयर को इशू करने में कंपनी के पॉकेट से 5,000 रुपीज का एक्सपेंस लग गया, इशू एक्सपेंस बोल दो, ब्रोकरेज बोल दो, सब मिला के 5,000 रुपए का एक्सपेंस लग गया. हाउ दिस 5,000 रुपीज विल बी ट्रीटेड? द आंसर इज, इस 5,000 रुपीज को आप ये नहीं बोल सकते दिस इज फॉर लाइबिलिटी कंपोनेंट ओनली या दिस इज फॉर इक्विटी कंपोनेंट ओनली. आपको बोलना पड़ेगा दिस 5,000 रुपीज विल बी अलोकेटेड बिटवीन लाइबिलिटी कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट इन द रेशियो ऑफ 929/220 एंड 70780. तो सर मान लीजिए हमने अलोकेट कर दिया, फिर क्या करेंगे? लेस कर दीजिए. मान लो 5,000 में इसके हिस्से में आया 4,200 और इक्विटी कंपोनेंट के हिस्से में आया 800. रेशियो में बांटने से जो भी अमाउंट आएगा, तो लाइबिलिटी कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 929/220 माइनस 4,200, इक्विटी कंपोनेंट विल बी 70780 माइनस 800. और फिर उसके बाद आप लाइबिलिटी कंपोनेंट का अकाउंटिंग, इक्विटी कंपोनेंट का अकाउंटिंग जैसे डिस्कस करवाया गया था वैसे कर लेना. मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल डिटेल में देता हूं, इधर बोर्ड पे देखो. मैंने लिखा था ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल ऑल्सो बी सेग्रीगेटेड इन द रेशियो ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट. देयर आफ्टर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटी कंपोनेंट विच इज एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के लिए आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा और अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़ेगा. एंड जो इक्विटी कंपोनेंट का ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको आपको इक्विटी से एडजस्ट करना है. एक एग्जांपल के फॉर्म में आप देखोगे, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट बेटर. सी दिस, ABC company has issued 10,000 compulsorily minded convertible preference share. यहां पे प्रिंसिपल का रीपेमेंट होगा नहीं, बिकॉज ओनली इंटरेस्ट या डिविडेंड का पेमेंट होगा और बाद में इक्विटी मिलेगा. तो आप देखिएगा इक्विटी कंपोनेंट का अमाउंट विल बी ह्यूज. सो 10,000 CCPS on 1st April 2021 at ₹150 each. Rate of dividend is 10% payable every year. Preference shares are convertible into 5,000 equity shares of the company at the end of 5th year. When the CCPS were issued, the prevailing market rate of interest is 15% per annum and transaction cost was 2% of the issue proceeds. Issue proceeds कितना आया? 10,000 into 150, that is 15 lakh. 15 lakh का 2% is 30,000 rupees. So this 30,000 rupees is the amount of the transaction cost. तो इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अकाउंटिंग आप कैसे करोगे? जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया. पहले आप लाइबिलिटी कंपोनेंट निकालो, इक्विटी कंपोनेंट निकालो, दोनों को निकालने के बाद 30,000 को उस रेशियो में डिवाइड कर दो एंड देन डिडक्ट कर दो. बिकॉज आपके पास पैसे भी कम आए होंगे, आपके पास 15 लाख रुपीज नहीं आया होगा, 15 लाख माइनस 30,000 रुपीज आया होगा, बिकॉज आपका इश्यू एक्सपेंस भी लगा हुआ है. तो एक प्रॉपरली जर्नल एंट्री के साथ मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूं. लेट अस गो अहेड विद दैट. सी दिस, सेम क्वेश्चन को टेबल में डाल दिया. 1/4/21 को इशू हुआ, कन्वर्जन डेट, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 150 फेस वैल्यू, टोटल प्रोसीड्स, रेट ऑफ डिविडेंड, मार्केट रेट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो लाइबिलिटी कंपोनेंट के लिए जिसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे आप लिखोगे, उसके लिए आपको एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा. वो निकाल के क्वेश्चन में ही दे दिया गया है. अदरवाइज आप लोगों को वो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR जो एक्सेल पे निकालते हो ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, उस पे आप निकाल के आगे बढ़ सकते हो, और नहीं तो ट्रायल एंड एरर पे निकलता है वो. सो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द लाइबिलिटी कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द एंटायर टर्म ऑफ द अरेंजमेंट. इतना सारा जर्नल एंट्री तो एक एक करके एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. एक जर्नल एंट्री एक्सप्लेन करने से एक साल का, बाकी सारा साल का रिपीट टाइप का हो जाएगा. From the issue of preference share till their conversion into equity shares, keeping in the provisions of the relevant Ind AS. Okay, so let me start. सबसे पहले हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी कंपोनेंट निकालेंगे. पेमेंट हम लोग साल का डिविडेंड का कर रहे हैं, साल का 1,50,000 रुपया, 15 लाख का 10%. उसका अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, then that comes 502,830. This will be the liability component, and 15 lakh minus this 997,170, that is the equity component. So ये आप पहले निकाल लो. सेकेंड स्टेप, 30,000 रुपीज का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा उसको इस रेशियो में, ये रेशियो देखो 502:997. पूरा डिटेल में बोलूं तो 502,830:997,170 के रेशियो में डिवाइड कर दो. दिस आई हैव डन इन दी नेक्स्ट पेज, चेक इट.
ये लाइबिलिटी कंपोनेंट के ओरिजिनल अमाउंट्स, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो 30,000 वो अलोकेट हुआ इन दिस रेशियो 502:997, एग्जैक्टली इट केम 10,057 एंड 19,943. डिडक्ट कर दिए, वी गॉट 492,773 एंड 977,227. सो दिस अमाउंट, ये जो अमाउंट आप देख रहे हो 492,773, ये जब हम पहली बार जर्नल रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स में एंट्री मारेंगे, ये हमारा लाइबिलिटी कंपोनेंट होगा एंड दिस अमाउंट विल बी आवर इक्विटी कंपोनेंट. हम लोगों को ट्रांजैक्शन कॉस्ट का अलग से जर्नल मारने का दरकार नहीं है. इन दिस कैलकुलेशन हम लोग नेट अमाउंट 14,70,000 जो हमें मिला, उसी का जर्नल एंट्री इन दोनों अमाउंट में डिवाइड करके कर देंगे. विल सी इट इन दी नेक्स्ट वाला पेज. सर अब क्या करना है? अब पहले लाइबिलिटी कंपोनेंट का बात करते हैं. ये जो लाइबिलिटी कंपोनेंट है ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे लिखा जाएगा. इसका पेमेंट कैसे होगा? फॉर द नेक्स्ट 5 years 1,50,000 ईच. तो ये आप कैलकुलेशन देखो, ये जो 1,50,000 ईच करके पेमेंट है, ये अगेंस्ट दिस 492 है. तो 492,773 का अगर 5 पेमेंट 150,000 करके हो रहा है, सो वी आर पेइंग 7,50,000 रुपीज अगेंस्ट ए लाइबिलिटी ऑफ 492,773, जिसका हम लोग एक्सेल पे या कैलकुलेटर पे या ट्रायल एंड एरर लगा करके इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं, जो क्वेश्चन में मैंने खुद ही लिख के दे दिया 15.86%. अदरवाइज इट कुड हैव बीन कंप्यूटेड ऑल्सो. अब आप ये भी पूछ सकते हो, सर ये तो 15% ही आना चाहिए बिकॉज 15% से हम डिस्काउंटिंग किए थे. द आंसर इज ये थोड़ा ज्यादा इसलिए हुआ कि लाइबिलिटी कंपोनेंट 50830 नहीं रहा. अगर लाइबिलिटी कंपोनेंट 502,830 रहा होता तो फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 15% ही आया होता. बट एज द लाइबिलिटी कंपोनेंट इज रिड्यूस्ड टू 492,773, the effective interest rate is increased. Because of the transaction cost, the effective interest rate goes up. So क्या करना है? ये देखो अमोर्टाइजेशन टेबल, ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पेमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंसेस. तो ओपनिंग बैलेंस है 15.86% के इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, पेमेंट किया 150, बैलेंसिंग फिगर 420,927. तो सर जर्नल में कैसे आएगा? मैं जर्नल थोड़ी देर के बाद आपको दिखाता हूं. फिर सेकेंड ईयर में 420,927 ओपनिंग में लिखे, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, पेमेंट हुआ, क्लोजिंग बैलेंस निकला. ऐसे करके आप पूरे 5 साल का टेबल बना दो. लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस विल बी निल एंड ईयर एंड में, 5th ईयर एंड में जो इंटरेस्ट का फिगर है ना, वो थोड़ा राउंडिंग ऑफ करना पड़ सकता है. दैट यू मस्ट बी नोइंग बाय नाउ कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के अमोर्टाइजेशन टेबल में लास्ट ईयर के इंटरेस्ट को राउंडिंग ऑफ 1-2 रुपीज 5 रुपीज से करना पड़ता है. Now you see the journal entries. Our first journal entry is bank account debit 14,70,000 to liability component to equity component. अब ये जो इक्विटी कंपोनेंट है ना सर, दिस विल रिमेन सेम फॉर द नेक्स्ट 5 years बिकॉज इन डेज बहुत साफ साफ बोलता है कि इक्विटी ट्रांजैक्शन का इक्विटी कंपोनेंट को आप ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर चेंज नहीं कर सकते. एंड बाद में जब इक्विटी शेयर इश्यू होगा 5,000 इक्विटी शेयर, उस वक्त आप जर्नल में देखोगे कि 5,000 इक्विटी शेयर बेस्ड ऑन द फेस वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड रेस्ट बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम. दैट वी विल सी लेटर ऑन. अब आप खाली लाइबिलिटी कंपोनेंट की अकाउंटिंग पे फोकस करो एंड सी व्हाट आई एम डूइंग. ये जो 78154 है फर्स्ट ईयर का, दिस विल बी डेबिटेड टू इंटरेस्ट बिकॉज इट्स अ लोन लाइबिलिटी काइंड ऑफ अ थिंग. तो इसको आप इंटरेस्ट में डाल दोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन लाइबिलिटी एंड दैट इंटरेस्ट विल गो टू P&L और ये पेमेंट हो जाएगा लाइबिलिटी कंपोनेंट अकाउंट डेबिट या लोन लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक. तो क्योंकि हमने लाइबिलिटी कंपोनेंट का नाम लिखा है तो हम लाइबिलिटी कंपोनेंट के हिसाब से 2 एंट्री और लगाएंगे हर साल. क्या क्या 2 एंट्री लगेगी? चेक इट. फर्स्ट एंट्री इज इंटरेस्ट टू लाइबिलिटी कंपोनेंट, सेकेंड एंट्री इज लाइबिलिटी कंपोनेंट टू बैंक. And this will continue for the next 5 years using these figures. 66759 second year, 150 payment. 53557 third year, 150 payment. And the journal entries will remain same for the next 5 years. And at the end of the 5th year, you must have seen that in the table कि liability component will automatically become 0. Sir, आगे क्या करना है? Just जब 5 साल के बाद conversion का वक्त आएगा, तो कन्वर्जन के वक्त आप इक्विटी शेयर इशू करोगे, 5,000 लिखा हुआ था तो 977,227 इक्विटी कंपोनेंट विल बी डेबिटेड जो आपकी बुक्स में था टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम. दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर.
So this is a proper complete case of a convertible, compulsorily convertible preference share with transaction cost. नेक्स्ट पेज में देखिए ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर, और ये प्रेफरेंस शेयर के केस में भी सेम है, और कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर का दो छोटा सा पैराग्राफ जो मैंने आपको पहले भी बोला कि एन ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड will be dealt as above. However, while computing the liability component, we must include the repayment of the principal along with interest, because preference shareholder या debenture holder may demand principal also. तो liability component में principal को भी लेना है. But in the cases of compulsorily convertible debentures, we must not include the repayment of principal, as principal will not be repaid. So this is the accounting process of compound financial instrument या hybrid instruments. Thank you. Take good care. Bye bye.